नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा और आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन नहले पर दहला में, जिसमें बात होगी 10 बड़ी खबरों की। बताएंगे आपको खबर के पीछे की खबर और समझाएंगे कि किस तरीके से ये जो है देश में गतिविधियां चल रही हैं। चलिए आप बढ़ेंगे आगे, जहां पर बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ का प्रयागराज दौरा आज रहने वाला है। सीएम शहर में करीब 2 घंटे 40 मिनट तक रहेंगे। मांगलिक कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। बजरंगबली प्रतिमा के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में पहुंचेंगे और ऐसे में संगम नोज पर गंगा पूजन मेला क्षेत्र का निरीक्षण करेंगे सीएम। दर्शन पूजन और आरती भी सीएम योगी आदित्यनाथ इस दौरान करेंगे। जो अध्यात्म से उनका लगाव है, एक बार फिर से उसकी वानगी आप देखेंगे, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ माघ मेले की तैयारियों की भी साथ समीक्षा करेंगे और दर्शन पूजन और आरती सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से की जाएगी। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ का आज ये प्रयागराज दौरा रहने वाला है। अपने इस दौरे के दौरान जो है सीएम योगी आदित्यनाथ करीब 2 घंटे 40 मिनट तक प्रयागराज में रहेंगे। मांगलिक कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम और ऐसे में बजरंगबली प्रतिमा के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में भी सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे। संगम नोज पर गंगा पूजन मेला क्षेत्र का निरीक्षण करेंगे सीएम। दर्शन पूजन और आरती भी सीएम योगी आदित्यनाथ करने वाले हैं। माघ मेले की तैयारियों की समीक्षा भी सीएम योगी की ओर से की जाएगी और ऐसे में आज सीएम योगी आदित्यनाथ का जो ये दौरा है प्रयागराज का, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण इसे माना जा रहा है। लगभग 2 घंटे 40 मिनट तक प्रयागराज में ही सीएम योगी आदित्यनाथ रहने वाले हैं और शहर में करीब 2 घंटे 40 मिनट के अपने इस दौरे के दौरान मांगलिक कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम योगी। बजरंगबली प्रतिमा के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में भी पहुंचेंगे। संगम नोज पर गंगा पूजन मेला क्षेत्र का निरीक्षण करेंगे। दर्शन पूजन और आरती भी सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से यहां पर की जाएगी। माघ मेले की तैयारियों की समीक्षा भी सीएम योगी आदित्यनाथ करते हुए नजर आएंगे। तो कुल मिलाकर माघ मेले को लेकर क्या कुछ तैयारियां चल रही है, तमाम पहलुओं पर इसकी समीक्षा सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से यहां पर की जाएगी। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ का ये प्रयागराज दौरा, माघ मेले की तैयारियों की समीक्षा सीएम योगी आदित्यनाथ इस दौरान करेंगे। तो माघ मेले की तैयारियों की समीक्षा सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से की जाएगी कि माघ मेले में पहुंचने वाले तमाम लोगों को किसी भी प्रकार की समस्या या कोई भी उन्हें परेशानी ना हो, इसका खासा ध्यान यहां पर रखा जाएगा। माघ मेले की तैयारियों की समीक्षा सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे। तो ऐसे में ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, संगम नोज पर गंगा पूजन मेला क्षेत्र का निरीक्षण सीएम की ओर से किया जाएगा और इसी के साथ साथ मांगलिक कार्यक्रमों में शिरकत करते हुए दर्शन पूजन और आरती भी सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे। और इस बीच पुनीत मोहन हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। तो पुनीत, सीएम योगी आदित्यनाथ का ये प्रयागराज दौरा कितना ज्यादा खास है, कौन कौन से वो मांगलिक कार्यक्रम रहेंगे जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ शिरकत करेंगे, क्या कुछ जानकारी? देखिए, प्रयागराज में माघ मेला आगामी कुछ दिनों में माघ मेला लगने वाला है और उसको देखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ का ये दौरा काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि वो आज प्रयागराज में मौजूद रहेंगे। करीब 2 से 2.5 घंटे वो वहां पर रहेंगे, जिसमें जो लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर है, बजरंगबली का प्रसिद्ध मंदिर है, वहाँ पूजन कार्यक्रम है, तमाम पूजा अर्चना के कार्यक्रम है, माघ मेले का निरीक्षण करेंगे। इसके अलावा जो वहाँ के साधु संत हैं उनसे मुलाकात करेंगे। लगभग 2.5 घंटे सीएम योगी आदित्यनाथ रहेंगे, माघ मेले की तैयारियों को देखेंगे। माघ मेला प्रयागराज का अति महत्वपूर्ण मेला है और महाकुंभ में जैसी सफलता उत्तर प्रदेश सरकार को मिली है, देश भर के और विदेश के करोड़ों श्रद्धालुओं ने वहां डुबकी लगाई है। अब ऐसे में माघ मेले की तैयारियों की समीक्षा है वो सीएम योगी आदित्यनाथ खुद करेंगे। जो अधिकारी हैं उनसे जायजा लेंगे, सुरक्षा व्यवस्था किस तरीके की है उसको देखेंगे, मेले को लेकर क्या तैयारियां हैं वो पूरी तरीके से आज उसका जायजा लेंगे। जी, ऐसे में पुनीत मोहन कितनी देर में सीएम पहुंचेंगे, इस बारे में क्या कुछ जानकारी है और उनके आगमन को लेकर क्या कुछ तैयारियां सुरक्षा के स्तर पर और कार्यक्रमों को लेकर की गई, वो भी बताइए।
देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ की आवास पर एक बैठक है। बैठक के बाद में वो सीधे प्रयागराज के लिए रवाना होंगे। और आज जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि प्रयागराज में तमाम तरीके के कार्यक्रम हैं जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ शिरकत करेंगे। और जाहिर तौर पे बजरंगबली की जो प्रतिमा है उसके प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है वो भी करेंगे। संगम नोस पर गंगा पूजन करेंगे, स्थलीय निरीक्षण करेंगे। माघ मेले की तैयारियों की जो समीक्षा है वो सीएम योगी आदित्यनाथ को करनी है। और उसी के चलते कहीं ना कहीं ये दौरा अति महत्वपूर्ण हो जाता है। जो प्रयागराज के कमिश्नर हैं, जो वहाँ के स्थानीय अधिकारी हैं, वो सुबह से ही जो तैयारियां हैं उनका स्वयं जायजा ले रहे हैं। क्योंकि ब्लूप्रिंट पूरी तरीके से देखेंगे, तैयारियों का जो अंतिम ब्लूप्रिंट तैयार हुआ है कि किस तरफ से श्रद्धालु आएंगे, कैसे उनके ठहरने की व्यवस्था है, पार्किंग की क्या व्यवस्था है, सुरक्षा के क्या इंतजाम है, इन सारी तैयारियों का जायजा आज सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे। पुनीत, एक बजरंगबली प्रतिमा के प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम भी रहने वाला है जिसमें सीएम शिरकत करेंगे। इसको लेकर क्या कुछ जानकारी, कहां पर ये बजरंगबली की प्रतिमा स्थापित होगी? देखिए, बजरंगबली की प्राण प्रतिष्ठा है। बजरंगबली के प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है जो प्रयागराज में होना है। और ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ आज जब प्रयागराज पहुंच रहे हैं तो ये दौरा काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। जाहिर तौर पे लेटे हुए हनुमान जी का जो मंदिर है उसके दर्शन पूजन करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। इसके अलावा जो तमाम मैंने आपको कार्यक्रम बताए हैं कि प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है, संगम नोस पर बजरंगबली की जो मूर्ति का अनावरण है उस कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। जो वहाँ के साधु संत हैं उनसे मुलाकात करेंगे और माघ मेले की जो तैयारियां हैं उसका पूरा जायजा लेंगे। ठीक है पुनीत, तो कुल मिलाकर सीएम योगी आदित्यनाथ का यह दौरा अपने आप में काफी ज्यादा अहम हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़े, तमाम जानकारी आपने साझा की। बढ़ेंगे आगे। लखनऊ में 61 साल बाद पहली बार भारत स्काउट एंड गाइड्स की 19वीं राष्ट्रीय जम्बूरी का आयोजन शुरू होने जा रहा है। एक सप्ताह चलने वाले इस कार्यक्रम में देश भर से 33,000 से अधिक युवा शामिल होंगे। आयोजन को सफल बनाने के लिए प्रशासनिक टीमें व्यवस्थाओं को अंतिम रूप देने में जुट गई हैं। तो कुल मिलाकर ये पूरा जो है कार्यक्रम काफी ज्यादा खास अपने आप में रहेगा। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में रविवार से भारत स्काउट्स एंड गाइड्स की 19वीं राष्ट्रीय जम्बूरी शुरू होगी। इसमें 33,000 से ज्यादा युवा एक सप्ताह तक भाग लेंगे। लखनऊ में 61 साल में पहली बार ये विशाल आयोजन हो रहा है। ये भारत स्काउट्स एंड गाइड्स की 75वीं सालगिरह है। जम्बूरी के लिए भारत और एशिया प्रशांत के प्रतिभागी लखनऊ के वृंदावन योजना स्थित डिफेंस एक्सपो ग्राउंड में एकत्र होंगे। भारत स्काउट्स एंड गाइड्स का जम्बूरी 4 साल में एक बार लगती है और ये जम्बूरी एक विशेष जम्बूरी है क्योंकि भारत स्काउट एंड गाइड्स अपने 75वां वर्षगांठ मना रही है। संस्था की हम गोल्डन जुबली डायमंड जुबली ईयर सेलिब्रेट कर रहे हैं। यहाँ पर लगभग 30,000 यूथ स्काउट गाइड्स रॉबर्ट्स रेंजर्स पूरे हिंदुस्तान से और साथ साथ विदेश से बच्चे यहाँ पर आ रहे हैं। और ये 7 दिन की प्रोग्राम है। यहाँ पर टोटल 10 सिटी बनाया गया है। सब फैसिलिटीज जम्बूरी स्थल पे है। जम्बूरी में कई तरह की गतिविधियां होंगी, साहसिक खेल, रोबोटिक्स से लेकर सांस्कृतिक कार्यक्रम। इसके अलावा स्थिरता पर आधारित कार्यक्रम भी होंगे। के प्रोग्राम में हमारी एडवेंचर गतिविधियां हैं, डिफरेंट तरह की एडवेंचर एक्टिविटीज़ हैं, एम्यूजमेंट बेस्ड एक्टिविटीज़ हैं, इंटेलिजेंस बेस है जहाँ पे रोबोटिक होगी, AI हब चलेगी, SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की प्रोग्राम होगी, कम्युनिटी डेवलपमेंट की प्रोग्राम होगी। भारत सरकार के जितने भी इनिशिएटिव हैं माई भारत पोर्टल की ओर से ये सारे इनिशिएटिव यहाँ पर होगी। उसके साथ साथ हमारे जो फोक डांस हैं, लोक नृत्य, एथनिक फैशन शो जो कल्चर को प्रमोट करेंगे। जो फैशन शो आजकल करते हैं लेकिन भारत स्काउट एंड गाइड्स कल्चरल फैशन शो कर रही है। आयोजकों ने बताया कि युवा स्वयंसेवकों के सहयोग से सभी जरूरी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। स्वयंसेवकों ने इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने पर गर्व जताया। बहुत ही प्राउड फील हो रहा है कि हम इस इंस्टीट्यूशन के और इस ऑर्गेनाइजेशन के फ्रॉम द पास्ट 4 ईयर से पार्ट है। जब इसकी हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं तो बहुत ही इंक्रेडिबल लगता है कि मतलब स्काउटिंग अराउंड फॉर मोर देन 53 मिलियंस अपने
वो स्काउट्स ज्वाइन है अपने पूरे वर्ल्ड में, और उसमें से भी हम 10 बार स्काउट्स एंड गाइड का हिस्सा है। तो सर अपने आप में प्राउड प्रिविलेज है। और सर जम्बूरी जो कि ये जम्बूरी अपने आप में यूथ एम्पावरमेंट के ऊपर सर बहुत ही बड़ा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी सर, सोसाइटी के ऊपर भी और सर यूथ के ऊपर भी। और हमें यह अवसर प्राप्त मिला है कि अपने स्टेट से जो प्रदर्शनी आप कर सकते हो एक्टिविटी, वो यहाँ पे हमें अपने स्टेट से दिखाना है और हमारा स्टेट का जो कल्चर वगैरह वो उसको रिप्रेजेंट करना है यहाँ पे आके। पुरुषों और महिलाओं के लिए आधुनिक सुविधाओं से लैस 100 बिस्तरों वाला अस्थायी अस्पताल और 24 घंटे खुली रहने वाली 15 डिस्पेंसरियां बनाई गई हैं। केंद्रीय क्षेत्र, तंबू आवास और सहायक बुनियादी ढांचे की तैयारियां अपने अंतिम चरण में हैं। और इस बीच वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद चलिए एक बार फिर से रुक करेंगे तमाम खबरों का। बड़ी खबर आ रही है लखनऊ से। यूपी एटीएस ने अहम सबूत एनआईए को सौंपे हैं। शाहीन परवेज के घर से ये सबूत मिले हैं जो कि सौंपे गए हैं एनआईए की टीम को। एनआईए ने केस में अभी तक केस दर्ज नहीं किया है और ऐसे में एनआईए ने मामले की जांच टेक ओवर की। सहारनपुर में चिन्हित वाहनों की रिपोर्ट भेजी जाएगी। वाहनों की रिपोर्ट जल्द एनआईए को भेजी जाएगी कहा गया है। परवेज की जब्त कार थाने में सुरक्षित रखी गई है। एनआईए की टीम जल्द यूपी आएगी बताया गया है। एनआईए नए सिरे से जांच शुरू करेगी। सूत्रों के हवाले से खबर है तो लगातार दिल्ली ब्लास्ट मामले के तार जो है तमाम पड़ोसी राज्यों से जुड़ते हुए नजर आ रहे थे, जहां उत्तर प्रदेश से लेकर तमाम पड़ोसी राज्य जहां पर अलर्ट जारी कर दिया गया था। और ऐसे में अब बताया यह जा रहा है कि एनआईए को जो है यूपी एटीएस कई सारे अहम सबूत जो है वो सौंपने वाली है और ऐसे में इन सबूतों के जरिए कार्रवाई और जांच जो है वो आगे बढ़ेगी। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है और नए सिरे से जांच पड़ताल का सिलसिला जो है वो शुरू किया जाएगा। ये बड़ी खबर है जहां शाहीन परवेज के घर से मिले सबूत जो है एनआईए की टीम को सौंपे गए हैं। एनआईए ने केस में अभी तक केस जो है दर्ज नहीं किया, यानी कुल मिलाकर पूरा जो जांच का सिलसिला है वो नए सिरे से शुरू किया जाएगा। एनआईए ने मामले की जांच टेक ओवर की है, यानी सीधे तौर पर एनआईए पूरा मोर्चा संभालती हुई अब नजर आएगी। सहारनपुर में चिन्हित वाहनों की रिपोर्ट भेजी जाएगी, यानी जिन वाहनों पर शक है, शक की सुई है, उनको चिन्हित कर यानी कि लिस्ट कर उन्हें जो है भेजा जाएगा। वाहनों की रिपोर्ट जल्द एनआईए को भेजी जाएगी। परवेज की जब्त कार थाने में सुरक्षित रखी गई है और एनआईए की टीम जल्द यूपी भी आएगी और वहां से नए सिरे से जांच पड़ताल का सिलसिला जो है वो शुरू होगा। सूत्रों के हवाले से ये अहम खबर निकलकर सामने आ रही है क्योंकि डॉक्टर शाहीन, डॉक्टर परवेज ये दोनों ही लखनऊ के रहने वाले थे। ऐसे में यहाँ पर उनके करीबियों से लेकर उनके घर तक सभी जो है खंगाले जा रहे हैं, उनसे पूछताछ की जा रही है। जांच पड़ताल का सिलसिला जो है वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। ऐसे में यूपी एटीएस ने कई अहम सबूत जो उनको मिले हैं जांच में वो एनआईए को सौंपे हैं और इन्हीं सबूतों के मद्देनजर इन्हें ध्यान में रखते हुए अब नए सिरे से जांच शुरू होगी। सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है। और इस बीच हमारे साथ पवन कुमार चौधरी हमारे संवाददाता लखनऊ से जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। तो पवन, फिलहाल बताया ये जा रहा है कि जांच एजेंसियों ने एनआईए को कई सारे सबूत जो हैं वो सौंपे हैं, इसको लेकर क्या जानकारी और किस तरीके से जो है नए सिरे से अब जांच शुरू होगी वो भी बताइए। जी बिल्कुल, देखिए विशु जी, दिल्ली में हुए बम विस्फोट के मामले में यूपी एटीएस ने अपनी जांच में एक अहम कदम उठाते हुए एनआईए को महत्वपूर्ण सबूत सौंपे हैं, जिसके मुताबिक जो शाहीन परवेज के घर में मिले सबूतों को
एनआईए के हवाले किया गया है। हालांकि अभी एनआईए ने अब तक की इस मामले में केस नहीं दर्ज किया है, लेकिन जांच का नया मोड़ आने की जरूर ये संभावना जताई जा रही है, क्योंकि एनआईए ने इस मामले को जांच जो है वो टेक ओवर कर ली है और ही अपनी टीम को घटनास्थल पर भेजने की जो तैयारी है वो कर चुकी है। और अगर हम सूत्रों की माने तो सहारनपुर में चिन्हित वाहनों की जो रिपोर्ट है जल्द ही एनआईए को भेजी जाएगी। साथ ही परवेज जो है की जो कार है वो भी थाने में जब्त खड़ी हुई है। साथ ही यूपी का जो दौरा एनआईए का है वो सिरे से जांच शुरू करने की जो तैयारी है वो भी एनआईए ने पूरी की है। इस मामले में जो एटीएस है उसको जो इनपुट मिले थे, इनपुट के आधार पर 10 से ज्यादा डॉक्टरों से पूछताछ की जा रही है। डॉक्टरों का जो मुजम्मिल है शाहीन आदिल के संपर्क में था। बहराइच, अलीगढ़, नोएडा, सहारनपुर, अमरोहा, मुरादाबाद, संभल और मुजफ्फरनगर के जो डॉक्टर हैं उनसे भी पूछताछ की जाएगी। मुरादाबाद की जो 3 डॉक्टर हैं संदिग्ध गतिविधियों की जांच उन पर भी चलाई जा रही है। और सीधे तौर पर अब जो है जांच पड़ताल का सिलसिला जो है वो धीरे धीरे आगे बढ़ेगा और कहीं ना कहीं एनआईए अब मोर्चा संभालती हुई नजर आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़े, तमाम जानकारी आपने साझा की। और इस बीच दिल्ली ब्लास्ट केस से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता दें, मौलवी इरफान ने पूछताछ में बड़ा खुलासा किया है। AK-47 और हथियार तस्करी की पूरी कहानी अब निकलकर सामने आ गई है। 2022 से लेकर 2023 तक कई संदिग्धों के संपर्क में इरफान रहा था और AK-47 की आवाजाही में उसने अहम भूमिका भी निभाई थी। 2023 में AK-47 लेकर इरफान के पास उमर और आदिल आए थे और आदिल और उमर AGUH के विचारों से प्रभावित थे, यानी ये आतंकी संगठन जिसके विचारों से ये प्रभावित थे। और ऐसे में दिल्ली ब्लास्ट केस से जुड़ी ये बड़ी खबर है, मौलवी इरफान ने पूछताछ में बड़ा खुलासा किया है। AK-47 और हथियार तस्करी की पूरी कहानी अब निकलकर सामने आ गई। किस तरीके से AK-47 इनके पास पहुंची और कहां-कहां ये AK-47 को लेकर पहुंचे, ये पूरा जो है मैप अब कहीं ना कहीं सामने आता हुआ नजर आ रहा है। 2022 से 2023 तक कई संदिग्धों के संपर्क में इरफान था और AK-47 की आवाजाही में अहम भूमिका निभाने वाला किरदार भी इरफान ही था। 2023 में AK-47 लेकर इरफान के पास उमर और आदिल आए थे। ये बताया गया है आदिल और उमर AGUH के विचारों से प्रभावित थे और आपने जिस तरीके से परत दर परत खुलासे हुए हैं दिल्ली ब्लास्ट मामले में, तो आपने इसको व्हाइट कॉलर टेररिज्म के तौर पर भी इसे देखा जा रहा है कि किस तरीके से तमाम वो एजुकेटेड लोग जो कि टेररिज्म में संलिप्त होते हुए नजर आ रहे हैं। और इस बीच जम्मू कश्मीर से एक बड़ी खबर आपको बता दें, LOC के पास जंगल में आतंकी ठिकाना मिला है। आतंकी ठिकाने से कई जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। CRPF और SOG और सेना का जॉइंट ऑपरेशन ये रहा, जहां पर कई जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। LOC के पास जंगल में ये आतंकी ठिकाना मिला है। आतंकी ठिकाने से कई जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। CRPF और SOG और सेना का जॉइंट ऑपरेशन ये रहा और लगातार सुरक्षा बल जो है वो जम्मू कश्मीर में इस समय एक्टिव बने हुए हैं, आतंकवादियों को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए प्रयासरत। और इस बीच वक्त तो चला एक और छोटे ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद चलिए एक बार फिर से रुक करेंगे तमाम खबरों का। देश के मोस्ट वांटेड अपराधियों की सूची में नया नाम शामिल हो गया है। अनमोल बिश्नोई, जो गैंगस्टर सिंडिकेट से जुड़े मामलों में लगातार फंसा रहा है। अब पुलिस की मुख्य निगाहें उस पर हैं। देखिए रिपोर्ट।
जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के छोटे भाई अनमोल बिश्नोई पर लंबे समय से गैंगस्टर सिंडिकेट से जुड़े होने का आरोप लग रहा है। देश की प्रमुख जांच एजेंसियों के मुताबिक वो विदेशों से जबरन वसूली, अपराधियों को शरण देने, उनके लिए रसद का इंतजाम करने और आपराधिक वारदातों में मदद करता था, जिसमें कुख्यात गैंगस्टर गोल्डी बरार और लॉरेंस बिश्नोई की सहायता करना भी शामिल है। अनमोल बिश्नोई एक नाम बदल के यूएसए में छुपा हुआ था। एनआईए के अफसरों ने उसके तत्परता से इन्वेस्टिगेशन करके उसको ढूंढा और अब वो डिपोर्ट हुआ और वापस हमारी कस्टडी में आ गया है। वो ऑलरेडी इस केस में अक्यूज्ड है, भगौड़ा घोषित किया जा चुका था। अब उससे पूरी पूछताछ की जाएगी, बहुत सारे पहलुओं पर पूछताछ की। अनमोल अपराध के कई हाई प्रोफाइल मामलों में आरोपी है। इनमें अक्टूबर 2024 में महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की हत्या, अप्रैल 2024 में मुंबई में अभिनेता सलमान खान के घर के बाहर गोलीबारी और 2022 में पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या का आरोप शामिल है। एनआईए का कहना है कि अनमोल ने देश में प्रतिबंधित बब्बर खालसा इंटरनेशनल के साथ पैसा इकट्ठा करने, युवाओं को अपराध जगत में शामिल करने और जघन्य वारदातों की योजना बनाने में मुख्य भूमिका निभाई थी। नवंबर 2024 में अमेरिका में हिरासत में लिए गए अनमोल को इस हफ्ते की शुरुआत में 200 अन्य लोगों के साथ भारत प्रत्यर्पित किया गया। एनआईए ने दिल्ली पहुंचते ही उसे गिरफ्तार कर लिया, जहां उसे पहले ही भगोड़ा घोषित किया जा चुका था और उस पर 10 लाख रुपए का इनाम था। ये एनआईए का पूरी चार्जशीट सिर्फ एलिगेशंस हैं। इसमें बाकी इन्वेस्टिगेशन हम ज्वाइन करने के लिए हम रेडी थे। हमने इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए ऑब्जेक्शन नहीं किया। दिल्ली की अदालत ने बुधवार को अनमोल को 11 दिन की एनआईए हिरासत में भेज दिया है। जांचकर्ताओं का मानना है कि उससे पूछताछ से गैंगस्टरों, आतंकियों, अंतर्राष्ट्रीय हथियार और फंडिंग नेटवर्क के बीच संबंधों का पता चल सकता है। मुंबई पुलिस बाबा सिद्दीकी हत्याकांड और सलमान खान के घर गोलीबारी के मामलों में भी उसकी हिरासत की मांग कर सकती है। पश्चिम बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग को एक पत्र लिखा है। उन्होंने इस प्रक्रिया पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए इसे अराजक और खतरनाक बताया। ममता बनर्जी ने पत्र में आरोप लगाया है कि बीएलओ को इस प्रक्रिया के लिए उचित प्रशिक्षण और पर्याप्त समय नहीं मिला है, जिससे डेटा मिसमैच जैसी समस्याएं सामने आ रही हैं। ममता बनर्जी ने मांग की है कि एसआईआर प्रक्रिया को तुरंत रोका जाए, क्योंकि 3 साल की प्रक्रिया को 3 महीने में पूरा करना असंभव है, ऐसा उनकी ओर से कहा गया है। बता दें कि एसआईआर के बाद बांग्लादेशी घुसपैठिए अपने देश लौटने के लिए सीमा पर जमा हो रहे हैं। इनमें रोहिंग्या भी शामिल हैं। ऐसे में एसआईआर को लेकर ममता बनर्जी जो है भड़कती हुई नजर आ रही है। उनकी ओर से तमाम बातें कही जा रही हैं कि इन वजह से एसआईआर जो है वो ठीक नहीं है। कई सारी त्रुटियां उनकी ओर से गिनवाई गई हैं, कई सारे लूप होल्स जो है उन्होंने गिनवाए हैं, जिसके जरिए एसआईआर को रोकने की मांग यहां पर ममता बनर्जी की ओर से की जा रही है। बाकायदा उन्होंने इलेक्शन कमीशन को एक पत्र भी लिखा है। इस पत्र के अंदर हर एक चीज उनकी ओर से बाकायदा डिनोट की गई है। पॉइंटर्स उनकी ओर से पेश किए गए हैं कि क्या क्या कमी उन्हें एसआईआर में लगती हैं। और ऐसे में जरा आपको समझाते हैं कि क्या कुछ बातें एसआईआर को लेकर कही गई है। ममता बनर्जी ने सीईसी यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार को एक चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में उनकी ओर से कहा गया है कि बिना योजना के एसआईआर यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कराया जा रहा है और कर्मचारियों की ट्रेनिंग यानी कि उनका प्रशिक्षण जो है वो ठीक ढंग से नहीं हुआ है और इसके साथ ही बीएलओ पर कम समय में ज्यादा काम करने का दबाव हो रहा है, यानी समय बहुत लिमिटेड है लेकिन काम बहुत ज्यादा है। और ऐसे में डेटा एंट्री में दिक्कतें भी इसके चलते आ सकती हैं, क्योंकि इसके लिए समय बहुत ज्यादा कम है, यानी कि जो टाइम लिमिट है इसको लेकर सवाल उठा रही हैं। सर्वर फेलियर भी हो रहा है, सर्वर में जो लगातार खामियां आ रही हैं उसका जिक्र भी यहाँ पर किया गया है। इसके अलावा डेटा मिसमैच होगा, गलत जानकारी फॉर्म में भरी जाएगी, ये बात उनकी ओर से कही गई, क्योंकि जल्दबाजी में अगर कोई काम होगा तो इसी तरीके से होगा। अधिकारियों को डराया भी जा रहा है, ये बात उनकी ओर से सामने आई है कि अधिकारियों को यहाँ पर डराने का काम हो रहा है। सजा के डर से
काम अधूरा किया जा रहा है, यानी कि टाइम बाउंडेशन इतनी ज्यादा है कि अधूरा काम ही किया जा रहा है। ऐसे में एसआईआर क्या है वो भी जरा समझिए। इलेक्शन कमीशन की ओर से मतदाता सूची में सुधार की प्रक्रिया के तौर पर एसआईआर को किया जा रहा है, जिसमें वोटर लिस्ट अपडेट की जाती है, यानी वोटर लिस्ट के अपडेशन को एसआईआर कहा जाता है। 18 साल से ज्यादा उम्र के नए मतदाताओं को इसके जरिए जोड़ा जाएगा, जो भी 18 साल से ऊपर हो गया है वोट देने के लिए उसे जो है मतदाता सूची में जोड़ा जाएगा। इसके अलावा जिनकी मौत हो चुकी है या वो पलायन कर चुके हैं, यानी दूसरे शहरों में जाकर वो बस गए हैं, तो ऐसे में उनके नाम हटाने का काम किया जाएगा। वोटर लिस्ट में नाम, पते और अन्य त्रुटियों को संशोधित किया जाएगा, यानी कोई भी अगर गलती वोटर लिस्ट में है तो उसे ठीक किया जाएगा। और ऐसे में बीएलओ खुद घर घर जाकर फॉर्म भरवाते हैं, यानी बीएलओ के ऊपर ये पूरी जिम्मेदारी है कि वो घर घर जाए और फॉर्म भरवाएं। इलेक्शन कमीशन की ओर से मतदाता सूची में सुधार की प्रक्रिया, जैसे कि हमने आपको बताया, एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, नाम से ही आप समझ जाएंगे रिवीजन यानी कि एक बार फिर से उसे रिवाइज करना है, ठीक करना है, जो भी गलतियां उसमें हैं उन्हें ठीक किया जाएगा। नाम पते को लेकर या कोई भी ऐसी त्रुटि अगर है तो उसे ठीक किया जाएगा। इसके अलावा 18 साल से उम्र के जो ज़्यादा युवा हैं, मतलब कि 18 साल की एज लिमिट जिन्होंने क्रॉस कर लिए, उन्हें वोटर लिस्ट में जोड़ने का काम इसके ज़रिए किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं वोटर लिस्ट में तमाम मृतकों के नाम हटाना और जो पलायन कर चुके हैं उनके नाम हटाए जाएंगे। हालांकि इसको लेकर भ्रम एक फैलाया जा रहा था कि गरीबों के नाम जो है एसआईआर के चलते कट जाएंगे, लेकिन ये समझना दर्शकों के लिए भी बहुत ज़रूरी है और हमारे लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है दर्शकों तक सही जानकारी पहुंचाना। देश की सभी सीमाओं पर घुसपैठ को रोकने में लगी है और घुसपैठ को रोकना न केवल देश की सुरक्षा के लिए जरूरी है, देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को प्रदूषित होने से बचाने के लिए भी घुसपैठ को रोकना जरूरी है। मगर दुर्भाग्य की बात है, कुछ राजनीतिक दल एक घुसपैठिया हटाओ का जो अभियान है इसको निर्बल करने में लगे हैं और वो राजनीतिक दल चुनाव आयोग द्वारा जो एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, मतदाता सूची का शुद्धिकरण जो चल रहा है, इसका खिलाफत कर रहे हैं। मैं आज इस हीरक जयंती समारोह में बहुत स्पष्ट करना चाहता हूं कि हम इस देश में से एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर बाहर निकालेंगे, ये हमारा प्रण है। और फिलहाल के लिए हमारे इस खास बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप बने रहिए HNN न्यूज के साथ।